हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई सीरीज और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये कहानी है हमारी फीमेल लीड रुई की, जो कि बहुत ज़्यादा नोटी है, और हमारे मेन लीड हाउचिन की। और यहाँ पर रुई छुपते छुपाते एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन करने आई हुई थी हाउचिन की। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको हो जाएगा अपने बॉस से प्यार, और ये करामात तो हाउचिन की ही होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें ईगल क्लब के बारे में बताया जाता है, जिसे दूर कहीं पहाड़ों में बनाया गया है। और इसकी ज़्यादा हाई रेटेड वजह से किसी को भी यहाँ पे मेंबरशिप नहीं मिलती थी आसानी से। लेकिन एक खास बात थी इस जगह की कि यहाँ पर कोई भी अनलीगल काम यहाँ पर नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस इंसानियत को लेकर किया गया था। बट यहाँ पर जरूर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यहाँ का रीगल क्लब का सारा क्रेडिट जाता है वीआईपी मेंबर मिस्टर हाउचिन को, क्योंकि इसकी खासियत थी कि एक ही टाइम पर उनकी नजर काफी जगह पर होती थी। एंड द नेक्स्ट सीन में हमें हमारे फीमेल लीड रुई को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि आज वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए रीगल क्लब में आने वाली थी। और तभी यहाँ से गाड़ी गुजरती है जिसमें हाउचिन होता है, और उसे देखते ही अपने दिल ही दिल में कहती है कि ये लड़का तो कितना ज्यादा हैंडसम है, बिल्कुल कोरियन ड्रामा के मेन लीड की तरह। और उसे देखने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। लेकिन तभी वो अनबैलेंसिंग होकर अचानक से गिर जाती है। ओह बेचारी रुई, आज तो उसका इंटरव्यू था, और इंटरव्यू से पहले ही इस तरह का हादसा होना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। द नेक्स्ट सीन में हमें हाउचिन को दिखाते हैं, जो कि रीगल क्लब पहुंच गया था, और ये यहाँ का सीईओ है। इतना ही नहीं, ये कंट्री का बेस्ट लीडर भी माना जाता है। और इनका रीगल क्लब इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि ये यहाँ के रिचेस्ट पर्सन्स में थे, और हाफ कंट्री के होल्डर्स भी थे। और जैसे ही वो क्लब में एंटर होता है तो उसे बताया जाता है कि यहाँ पर आज न्यू कमर्स की एंट्री का इंटरव्यू होने वाला है, और इसकी सारी अरेंजमेंट पहले से ही हो चुकी है। और हमारे फ्रेंच गेस्ट, जिसका काफी टाइम से आपको इंतजार था, वो भी ऊपर बैठे आपका वेट कर रहे हैं। और उसके बारे में सुनते ही हाउचिन उससे मिलने के लिए चला जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में रुई को दिखाते हैं, जो कि फाइनली अपनी खराब बाइक लेकर यहाँ तक पहुँच आई है। बेचारी रुई पहले से ही बहुत ज्यादा थक चुकी थी कि तभी यहाँ से फास्ट गुजरती हुई गाड़ी ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया, और इस पे तो उसे अब गुस्सा ही आने लग गया। और वो कहने लगती है कि तुम जैसे अमीर लड़कों से भला और क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो कि अपनी गाड़ी में बैठने के बाद खुद को तो आसमान में ही समझने लगते हैं। और फिर किसी भी तरह रुई गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ये कहकर कि यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स ही अलाउड है। जिस पे रुई ने बताया कि मैं तो यहाँ पर अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये देखिए, ये है मेरा नोटिफिकेशन फॉर्म। और फिर गार्ड तो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लग जाता है कि इतनी खराब हालत में कौन इंटरव्यू के लिए आता है। लेकिन अब उसके पास नोटिफिकेशन फॉर्म था, इसलिए उसे रोका तो नहीं जा सकता था। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें हाउचिन को दिखाते हैं, जो कि मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने असिस्टेंट जू से पूछता है कि तुमने इस मीटिंग के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स को नोटिस किया है। और फिर वो बताने लगा कि जो उसने पॉइंट्स नोटिस किया था, और इससे हमें ये पता चलता है कि वो स्पेशल गेस्ट चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें रुई को दिखाते हैं, जो कि जैसे ही क्लब में एंटर होती है तो उसकी नजर पड़ जाती है हाउचिन पर, और उसे देखते ही वो फिर से ख्वाब और ख्यालों में खो जाती है। और उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इस हैंडसम से लड़के को उसने दोबारा से देख लिया है। और कुछ देर के लिए तो उसको ऐसा लगता है जैसे ये मैं कुछ ख्वाब देख रही हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लड़कियों को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी। लेकिन इंटरव्यू देने से पहले ही उन्हें इस बात का यकीन था कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और फिर तभी उनका इंटरव्यू नंबर आ जाता है, इसलिए वो दोनों चली जाती है। लेकिन उनकी बातें सुनकर रुई को तो और भी ज्यादा टेंशन होने लगी, और तो और वो अपने साथ एक रिकॉर्डिंग पेन भी लेकर आई थी, और शायद वो इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना चाहती थी। लेकिन तभी उसको लेने के लिए जू आ जाता है, जिसे देखते ही वो घबराहट में उस रिकॉर्डिंग पेन को बैग में छुपा देती है। जू ने सबसे पहले उसका नाम पूछा और फिर उसको अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसे अपना बैग साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि उसको अपना फोन भी ले जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि बताता है कि यहाँ के इंटरव्यू रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त है, क्योंकि बॉस नहीं चाहते कि कोई भी इंटरव्यू लीक हो। और वैसे तो ये बात रुई के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन बेचारी अब कर भी क्या सकती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें उसे इंटरव्यू रूम में दिखाया जाता है, जबकि इंटरव्यूअर तो 15 मिनट से सिर्फ उसके रिज्यूम को ही घूर रहा था, और रुई तो वहाँ पर बैठकर बोर हो रही थी, और दिल ही दिल में कहती है कि एक नजर मुझ पे भी तो डाल लो, क्योंकि इंटरव्यू तो तुम्हें मेरा ही लेना है।
तभी हाउचिन ने अपने सामने से रिज्यूमे हटाई और रुई ने देखा कि ये तो वही हैंडसम लड़का है जो कि पहली नजर में ही मेरा क्रश बन गया था। लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो जिस लड़के को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी वो यही हैंडसम सा लड़का हाउचिन निकला। हाउचिन इसे कहता है कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये जॉब चाहिए होगी, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल हो। और ये सुनते ही रुई जल्दी से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए बोलती है कि मैं तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई थी और आई स्वेयर कि मुझे इस जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाउचिन ये कहते हुए जाने लगा कि जिस लड़की ने पहले इंटर्नशिप भी नहीं की हो तो भला वो इस जॉब के लिए कैसे सूटेबल होगी। लेकिन रुई के लिए तो इस जॉब को हासिल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो हाउचिन को तो इस तरह से नहीं जाने दे सकती। और उसने हाउचिन को रोकने के लिए तो उसकी शर्ट ही पकड़ ली और फिर कहने लग जाती है कि आपको भला कैसे पता कि मैंने इससे पहले कोई भी इंटर्नशिप नहीं की है, और भला ये क्या बात हुई कि आपने तो मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया, बिना किसी सवाल के ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिस पे हाउचिन ने कहा कि देखो मिस, मुझे तुम्हें देखकर ही नहीं लगता कि तुम मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक हो। हाउचिन तो रुई की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और फिर जाने लगता है, लेकिन रुई तो फिर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर बताने लगती है कि आई प्रॉमिस मुझ में इस तरह की बहुत सारी एबिलिटीज है जो कि मेरे रिज्यूम में मेंशन ही नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी सेक्रेटरी बन सकती हूँ। और इसकी इतनी ज्यादा ब्रेवरी देखकर तो हाउचिन इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए झुकते हुए बोलता है कि देखो मिस, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, और क्योंकि मेरी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं वही करता हूँ जो मैं फील करता हूँ। और रुई तो अभी मन में सोच ही रही थी कि अब भला मैं इसे क्या कहूँ कि तभी किसी ने डोर ओपन कर दिया और रुई जाकर सीधे हाउचिन के गले ही लग जाती है। और इन दोनों की लव स्टोरी की स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, और ना चाहते हुए भी इस खरूस बॉस को तो रुई के लिए पिघलना ही पड़ेगा। और जू तो इन दोनों को ऐसे देखकर सॉरी कर देता है, लेकिन बताता है कि बॉस बाहर एक इमरजेंसी केस हो गया है जिसमें आपका होना तो बहुत जरूरी है, और बताया कि एक सस्पिशियस शख्स इस क्लब का मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन उसकी कोई खास आइडेंटिटी डिटेक्ट नहीं हो पा रही। और इन दोनों की बात अभी चल ही रही थी कि तभी पीछे से रुई आते हुए बोलती है कि इस लड़के की वाइब्स तो मुझे कुछ अच्छी नहीं आ रही और यकीनन ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने आया है। और जू तो उसको देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो। इससे पहले कि जू कुछ कह पाता तभी हाउचिन कहता है कि तुम्हें जो लगता है तुम इस बात को उसे प्रूव करके दिखाओ। और अब तो रुई के पास ये एक अच्छा मौका था इस जॉब को हासिल करने का, और फिर वो हाउचिन की बात मानकर फौरन से उसको डिटेक्ट करने के लिए वहाँ चली जाती है। और फिर हाउचिन भी उसका पूरा मामला जू पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और रुई उस लड़के से कहती है कि एक रिपोर्टर है ना, देखो तुम मुझसे बिल्कुल झूठ मत कहना क्योंकि तुम्हारी शक्ल से तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है। और ये सुनने के साथ ही तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और साथ ही कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन जिस तरह से यकीन से रुई कह रही थी तो ये देखकर तो वो डर जाता है और यहाँ से भागने ही लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता तभी पकड़ा जाता है। इतना ही नहीं, उसने तो ये बात एडमिट भी कर दी कि हाँ मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जू तो उसकी ये ट्रिक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि भला तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक रिपोर्टर है। जिस पे रुई ने बताया कि सिंपल ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो फेस से ही काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसके हाथ तो उसके जेब में ही थे जो कि बाहर ही नहीं निकाल रहा था, इससे मुझे पता चला कि वो रिकॉर्डिंग पेन का यूज कर रहा है। और फिर कहती है कि कहाँ गया वो खरूस बंदा जिसने मुझे जज करने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। और जू को तो उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आने लग जाती है और फिर उसके करीब जाकर कहता है कि उसके बारे में कुछ भी भला बुरा कहने से पहले ये बात जान लो कि उसके तक सब बातें पहुंच जाती है। और खैर फ्यूचर में तो तुम्हारा उसके साथ काफी ज्यादा आमना सामना होने वाला है और तुम उसे मिस्टर हाउचिन कहकर बुला सकती हो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि बॉस को फिजूल बोलने वाला और फिजूल की बातें सोचने वाला बंदा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। तो रुई तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे ये जॉब मिल गई है। जू ने हाँ कह दिया और फिर बताता है कि फिलहाल तो तुम यहाँ पर इंटर्नी हो और ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर फॉर्मली यहाँ की एम्प्लॉय होती हो कि नहीं। खैर ये तो रुई के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी क्योंकि जैसा वो चाहती थी फाइनली वैसा ही हो गया है। देन नेक्स्ट सीन में हमें हाउचिन को दिखाते हैं जो कि रुई की पिक देख रहा था और उसको ऐसा देखने से लगता है कि जैसे उसके बारे में वो पहले से ही जानता था। जू के आते ही उस पिक्चर को छुपा देता है और फिर पूछने लग जाता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ ना जैसा कि मैंने बताया था।
जिस पे जू ने बताया कि हाँ वो सब कुछ सेटल्ड हो गया है, लेकिन मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जबकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सवाल पूछने का मैं हैसियत नहीं रखता हूँ। और उसके सवाल पूछने से पहले ही हाउचुन कहता है यही ना कि मैंने आज अपने रूल्स के अगेंस्ट काम किया है और वो लड़की स्मार्ट है, कैपेबल है, जबकि उसके रिज्यूम से तो ऐसा नहीं लगता वो एक अच्छी एम्प्लॉय बन पाएगी। और उसे यहीं रहने दो क्योंकि उस लड़की में कुछ न कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर है। और फिर हम रूई को देखते हैं जहाँ पर उसका आज ऑफिस में फर्स्ट डे है, लेकिन जो उसको यूनिफॉर्म दिया गया था ऑफिस से उसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। और वहाँ के सभी एम्प्लॉयज उसे गुड लक विश करते हैं और कहते हैं कि तुम लकी हो कि तुम्हें मिस्टर हाउचन ने खुद ही अपॉइंट किया है, क्योंकि वो जू के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। जबकि रूई को तो दिल ही दिल में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा अनलकी होने वाली फीलिंग आ रही है। एंड देन तभी वहाँ पर हाउचुन आ जाता है कुछ फाइल्स लेकर और उसको फाइल्स देते हुए कहता है कि ये सभी फाइल्स तुम्हें 2 दिन के अंदर मेमोराइज करनी होगी। और इस फाइल में सभी क्लब के मेंबर्स का नाम था और इस तरह की फाइल को 2 दिन में याद कर लेना कोई आसान काम तो नहीं है। एंड देन रूई को देखते हैं जो कि अपने साथ वाली फेलो से जान पहचान करके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है ताकि वो रीगल क्लब की हुई ब्लैक मनी के ट्रेंडिंग के बारे में जान सके, क्योंकि वैसे भी ये बात न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, ये बोलकर कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा सख्त है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। और फिर कुछ देर बाद ऑफिस में हलचल मच जाती है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन रूई को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो फिर एक स्टाफ से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पे उसने बताया कि यहाँ पर मिलने के लिए मिस्टर हाउचन से दुबई से एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ तो 100 लोग और भी आ रहे हैं और वो सभी वन हाई होटल में ही ठहरना चाहते हैं। बट वहाँ के होटल तो ऑलरेडी बुक्स है। यहाँ पर हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जबकि रूई ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा रखी थी जिससे कि वो इनके खिलाफ कोई तो सबूत इकट्ठी कर सके। एंड देन जू को दिखाते हैं जो कि मिस्टर हाउचन को बताते हैं कि आपसे मिलने के लिए मिस लिन आ चुकी हैं। तभी हमें मिस लिन को भी दिखाते हैं जो कि जबरदस्ती मिलने के लिए हाउचन से आ रही थी, जबकि स्टाफ मेंबर ने उसे समझाया भी कि बॉस के पास बिल्कुल भी आपके साथ लंच करने का टाइम नहीं है। लेकिन मिस लिन समझने वाली कहाँ थी और बोलती है कि बता दो अपने बॉस को कि वो जब तक लंच करने नहीं आएंगे मेरे साथ, मैं वहीं बैठकर उनका इंतजार करूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें रूई को दिखाते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और किसी को अपने ऊपर शक भी नहीं होने दे रही थी। और फिर तभी वहाँ पर उसको पिक्चर्स क्लिक करते हुए हाउचन देख लेता है और फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। फिर अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर रूई बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी मौके पर आकर हाउचन उसे गिरने से बचा लेता है और दोबारा से यहाँ पर इनका आई कांटेक्ट होता है। और फिर हाउचन दोबारा से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही थी, जिस पे उसने बताया कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लब को ही विजिट कर लूं। जिस पे हाउचन ने कहा कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा वेली हो तो चलो तुम्हें मैं कोई ढंग का काम बता देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूई मिलने के लिए मिस लिन से रेस्टोरेंट में आ गई थी। फिर मिस लिन को बताती है कि मुझे आपसे मिलने के लिए हाउचन ने ही भेजा है और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन ने इसे बताया था कि रेस्टोरेंट में बैठकर मिस लिन मेरा इंतजार कर रही है लंच पे और मैं उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जाकर इस प्रॉब्लम को मेरे लिए सॉल्व करो। उनकी बातें सुनने के बाद रूई पहले हैरान हो जाती है और फिर पूछती है कि कहीं आप मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप ये तो नहीं चाहते हैं कि मैं रीगल क्लब के मेंबर को तंग करूं और आप उसके चक्कर में मुझे जॉब से ही निकाल दो। जिस पे हाउचन ने कहा कि तुमने मुझे क्या इतना पागल समझा हुआ है कि मैं इस तरह का फिजूल काम करूंगा। जिस पे रूई ने कहा कि ठीक है मैं आपकी इसमें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे प्रॉमिस करें कि मिस लिन आपके पास अगर मेरी शिकायत लेकर आएगी तो आप मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे। जिसपे हाउचन ने भी हाँ कर दिया और फिर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करो कि दोबारा से मिस लिन मुझसे कभी भी आउटिंग के लिए ना पूछे। फिर तभी रूई को भी एक आइडिया आता है और कहती है कि अगर आप मुझसे अपना पर्सनल इतना डिफिकल्ट काम करवाना चाह रहे हो तो इसके बदले फिर आपको भी मुझे कोई रिवॉर्ड देना होगा। उसकी बातें सुनकर हाउचन उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और फिर बोलता है कि आज तो तुम्हारे ऑफिस का पहला ही दिन है और तुम आज ही रिवॉर्ड की बातें कर रही हो। और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड तो दे ही सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे रूई ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे क्लब के सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि आपने मुझे इतनी सारी फाइल्स दे दी है उनकी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करने के लिए, और अगर मैं उन्हें फेस टू फेस नहीं देखूंगी तो मेरे दिमाग में सबकी खिचड़ी पक जाएगी। और रूई की सारी चालाकियां वैसे हाउचन तो समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको हाँ कर देता है।
एंड देन सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रुई मिस लिन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में बात कर रही थी, जैसे कि वो क्लब की मेंबर नहीं बल्कि वहाँ की बॉस हो। और फिर रुई मिस लिन से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ ही बोलती है कि मैं हाउ चुन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पे मिस लिन हंसते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, अगर सच में कुछ ऐसा होता तो मुझे बताता नहीं क्या। जिस पे रुई ने बोला कि मैंने अभी अभी तो बताया था कि मैं उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ, और अगर मुझे पता नहीं चलता कि तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो तो मुझे कभी भी यहाँ पर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रुई की बातें सुनने के बाद तो मिस लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और उनके जाने के बाद तो रुई को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, कहीं मैंने उससे कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें जू और मिस्टर हाउचन को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। और फिर तभी यहाँ पर रुई भी आ जाती है खुशखबरी देने के लिए, लेकिन फिर जैसे ही सुनती है बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो वो उनको कान लगा के सुनने लग जाती है, साथ ही रिकॉर्डिंग भी करने लगती है। और फिर तभी हाउचुन ने कहा कि तुम्हारा कब तक वहाँ पे खड़े होकर चुप के हमारी बात सुनने का इरादा है। और यहाँ तो रुई को लगता है शायद मैं पकड़ी गई हूँ, लेकिन फिर भी वो अंदर आकर बोलती है कि मैंने आपका दिया हुआ काम फिनिश कर दिया है और अब आप भी अपने किए हुए प्रॉमिस को पूरा करो। और जू तो वहाँ पर बैठे हुए सोच ही रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर हाउचुन ने उससे दिए हुए फाइल्स में से क्वेश्चंस किया, लेकिन उसका आंसर तो रुई के पास था ही नहीं, क्योंकि उसने उन फाइल्स को मेमोराइज ही नहीं किया था। जिसपे हाउचुन ने बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं किया। और जू को देखते हैं जो कि उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि बॉस ऐसी कोई भी बात नहीं है और रुई बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, इसलिए उसे आपको एक और चांस देना चाहिए। लेकिन रुई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ये बात भी भूल गई कि वो तो उसका बॉस है, और बोलने लग जाती है कि तुम भला अपना किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकते हो। जिसपे हाउचुन ने कहा कि अगर मैं अपनी बात को किए हुए से गलत नहीं हूँ तो मैंने पहले तुम्हें वो फाइल्स मेमोराइज करने के लिए दिया था, जो कि तुमने नहीं की। जो भी उसे बदतमीजियां करने से रोकना तो चाह रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। और फिर रुई को दिखाते हैं जो कि गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। और रुई का तो इस बात पे गुस्सा होना बनता भी है, क्योंकि उसको लग रहा था उसने उसको धोखा दिया है। एंड देन फ्लैशबैक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि रुई एक मैगजीन की रिपोर्टर है और वहाँ के ओनर को एक लेटर मिला हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि रीगल क्लब में कुछ अनलीगल ट्रेडिंग हो रही है। जिस पे रुई ने कहा था कि बॉस ये केस आप मुझे सौंप दे, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस केस का बहुत केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करूंगी। और रुई के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसके बॉस ने ये काम उसको दे तो दिया, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने के लिए कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर मैगजीन को शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि रुई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई थी और उसने रिपोर्ट को पहले ही पब्लिक कर दिया था। और इसलिए रुई सभी के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि उन सभी एम्प्लॉयज़ की उसी की वजह से तो सबकी जॉब चली गई है। और फिर अपने बॉस के पास भी आकर उनको सॉरी बोलती है, जिसपे उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तक तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ ना हो तब तक इसे पब्लिक मत करना। और उसके बावजूद भी रुई ने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि मैं एक दिन इस मैगजीन और यहाँ के एम्प्लॉयज़ को वापस जरूर लेकर आऊंगी। जिसके बाद तो रुई ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और रीगल क्लब की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर जिसके बाद वहाँ पर एंटर होने का तरीका ढूंढती है। और इससे हमें पता चलता है कि रुई के यहाँ पर होने की वजह ये है कि ताकि वो अपना किया हुआ वादा पूरा कर सके। एंड देन प्रेजेंट में कहती है कि ये इंफॉर्मेशन इतने भी ज़्यादा नहीं है, अगर मैं इन्हें मेमोराइज करना चाहूँ तो आसानी से कर भी सकती हूँ। जिसके बाद क्या था, उसने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया और साथ ही उसने ओवर टाइम भी किया। और फिर हाउचुन को देखते हैं जो कि इसको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता हुआ देखकर स्माइल कर देता है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उसे टॉर्चर कर रहा हो। और रुई ने तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर दिया, उसे तो इतना भी होश नहीं रहा कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। और इतना ही नहीं, वो तो ऑफिस के टाइम में भी घर के स्लीपर्स लेकर घूम रही थी, और फिर जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। और इतना टाइम देने के बाद फाइनली उसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। और फिर यही खुशी की बात बताने के लिए वो हाउचुन के रूम में भी जाती है। इतना खुश होती है कि वो रूम को नॉक करना भी भूल जाती है, जिसपे तो हाउचुन ने बिना उसकी बात सुने ही उसे गेट आउट कह दिया, और इसने तो पता ही नहीं बॉस को क्या समझ लिया है। और फिर रूम से बाहर आते हुए क्लाइंट रुई से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुई ने तो उसे कोई भी भाव नहीं दिया। और फिर हाउचुन के पास जाते हुए बोलती है कि मैंने सारी फाइल मेमोराइज कर ली है, तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
जिस पे हाउचुन ने कहा कि मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाला क्योंकि तुम अपने टास्क में तो पहले ही फेल हो चुकी हो और तुमने तो अंदर आने से पहले नॉक भी नहीं किया। जिस पे रुई ने उसे सॉरी किया और फिर बोलने लगती है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, जबकि दिल ही दिल में तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस पे हाउचुन ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये नौटंकियां देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा और तुम यहाँ से जा सकती हो। उसका ये आंसर सुनकर तो रुई भी गुस्से में उसके रूम से बाहर आने लगी और उसने अपना सिर तो दरवाजे के साथ टकरा लिया। उसकी ये हरकत देखकर तो हाउचुन को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जानबूझकर ही उसे परेशान कर रहा था। और इस सीन में हम देखते हैं कि रुई जैसे ही हाउचुन के रूम से बाहर आती है तो उसका बहुत ही तेज का गुस्सा आ रहा था और फिर जैसे ही बाहर आती है तो जू को खड़ा हुआ देखती है और फिर उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देती हूँ क्योंकि तुमने इतने सालों से इस मॉन्स्टर को बर्दाश्त जो किया है और मुझे तो समझ नहीं आता है कि जो इंसान इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है और दूसरों का हमेशा फ़ायदा उठाने की ही सोचता है तो भला ये यहाँ का लीडर कैसे बन गया। तो ये बातें सुनकर तो जू हंसते हुए उसको बोलता है कि तुम इकलौती लड़की हो जिसने हाउचुन को मॉन्स्टर कहने की हिम्मत की है और तुम्हारी एक बात तो मैं चलो समझता हूँ कि तुमने उन्हें ट्रस्टवर्थी कहा, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो दूसरों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। जिस पे रुई ने बोला कि तुम्हें याद नहीं है कैसे उन्होंने वन हाई होटल को खाली करवा दिया था अपने गेस्ट के लिए, जबकि वो तो पहले से ही बुक हो चुकी थी। जिस पे जू ने उसे एक्सप्लेनेशन दिया और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ वन हाई होटल के डायरेक्टर हाउचुन से मिलने के लिए आए थे और वो कहता है कि तुम जो मर्जी करना है वो कर सकते हो, लेकिन हम वहाँ के रूम खाली नहीं करवा सकते हैं। जिस पे तो हाउचुन उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में मिस्टर फैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि एक और बहुत ही बड़े होटल के मालिक थे और वन हाई होटल के डायरेक्टर तो उनसे काफी टाइम पहले से ही मिलना चाहते थे और उनको यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और जिसके बाद तो उन्होंने खुद से ही रूम को खाली करवा दिया था। जिस पे रुई ने बोला, ये भी तो एक तरह की चालाकी ही हुई ना और इस तरह की चालाकियां तो सिर्फ हाउचुन जैसे ही लोग कर सकते हैं। और फिर कहती है कि इस बात के लिए तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि उसने इस काम करने के लिए गलत तरीके को नहीं अपनाया। और पीछे ही खड़ा हाउचुन बोलता है कि तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ये बात सुनकर तो रुई बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है और जू फौरन से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब रुई को ही उनका सामना करना पड़ेगा। और अच्छी बात तो ये थी कि वो रुई को घूरने के सिवाय और भी कुछ कहता नहीं है, जबकि रुई भी एम्बैरेसमेंट के मारे उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। और फिर रुई ने उनके लिए डोर ओपन किया और उनके जाने के बाद शुक्रिया अदा करती है कि अच्छा हुआ सिर से बला तो टल गई। नेक्स्ट सीन में जू और हाउचुन को दिखाया जाता है जहाँ पर जू कह रहा था कि उसने तो आपके बारे में इतना कुछ कह दिया, जरूर वो आपके लिए कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रही होगी और मुझे लगता है कि आपको उस मैगजीन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए और ना ही आपको इस तरह से उसको अपने अराउंड रखना चाहिए। जिसमें हाउचुन ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और वो जब से लेकर अभी तक चेंज ही नहीं हुई है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन देने से ही उसको ये बात समझ आ जाती तो शायद उनका मैगजीन कभी भी बंद नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस क्लब में रहकर खुद ही सच्चाई का पता लगाए। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें रुई को दिखाते हैं जो कि लटके हुए मुंह के साथ अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी जू उसके पास आते हुए पूछता है कि तुम अपने ऑफिस के फर्स्ट डे पर सामान क्यों पैक कर रही हो। जिस पे रुई ने कहा कि मिस्टर हाउचुन ने तो खुद ही कहा था कि मैं अपने टास्क में फेल हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है। जिस पे वो बोला कि मुझे तो कल ही बॉस ने बताया था कि तुम्हारे इंटर्नशिप का कल लास्ट डेट था और आज तुम्हारी जॉब का फर्स्ट डे है। ये बात सुनकर तो रुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बॉस अचानक से उस पर इतने ज्यादा मेहरबान कैसे हो गए और फिर भागते भागते जाकर हाउचुन के सामने खड़ी हो जाती है और हाउचुन को तो उसकी ऊट पटांग हरकतें समझ ही नहीं आ रही थी। जिसपे वो बोलती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपके लिए डोर ओपन करना चाह रही थी। अब हाउचुन को भी कैसे सुकून आने वाला था बिना उसको सताए हुए, इसलिए उसे कहता है कि रूम नंबर 1 में जाकर वाइन की बॉक्स को पहुंचा कर आओ। जिसपे रुई तो बहुत ही हैरानी से पूछती है क्या मैं, जिसपे उसने बोला कि हाँ यहाँ पर कोई और भी तुम्हें कोई दिख रहा है जिसे मैं कह सकूं। और बेचारी रुई तो मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज ही तो उसका पहला ही दिन है ऑफिस का। देन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो भारी सा वाइन का बॉक्स लेकर जा रही होती है और खुद से ही कह रही होती है कि इस बार तो मैं खुद भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हमें हाउचुन को दिखाते हैं जो कि जू से कह रहा था कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस वाइन की बोतल को पहुँचाने की, क्योंकि ये काम तो मैंने रुई को करने के लिए बोला था। जिसपे जू ने बोला कि मैंने तो बस उसको भारी बॉक्स उठाते हुए देखा, इसलिए मैंने तो बस उसकी मदद करनी चाहिए और वैसे भी इस तरह के स्टफ के लिए हमारे पास तो स्कूटर अवेलेबल है ना, तो इस बारे में क्या आपने रुई को नहीं बताया था। जिसपे हाउचुन ने बोला अच्छा, मैं तो उसको इस बारे में बताना ही भूल गया था। फिर जू तो उसको बहुत ही
अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है कि बॉस, कहीं आपको रुई ने इफेक्ट तो नहीं किया है, क्योंकि आप जो इस तरह से उससे बदला ले रहे हो। लेकिन फिर हाउचिन का चेहरा देखकर उसको लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, और फिर फौरन से ही सॉरी करके वहाँ से वापस चला जाता है। देन फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन रुई लिन से मिली थी उसी दिन हाउचिन को लिन की कॉल आई थी, जो कि कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, फिर भी तुमने इस बारे में मुझे बताया नहीं, और आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जिस तरह से मुझसे बात की मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हुई। और ये सुनकर हाउचिन पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर लेकिन उसे बाद में ये बात समझ आ जाती है। फिर कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन उसको इस बात पे कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं आता है कि रुई ने उसको उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड बना दिया है, और इसका मतलब ये है कि वो इसीलिए रुई को परेशान कर रहा था। एंड देन रुई को दिखाते हैं जो कि भारी सा बॉक्स लेकर फाइनली यहाँ तक पहुँच आती है, और फिर अंदर जाने से पहले वो अपना रिकॉर्डिंग पैन बाहर निकाल लेती है ताकि यहाँ पर वो कोई न कोई सबूत ढूंढ सके। और फिर तभी वो लड़का उसको दोबारा मिल जाता है, जो कि कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हाउचिन के ऑफिस के बाहर देखा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे मेरा नाम तो हेवन है और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन रुई पहले तो उससे सही से बात नहीं करती, लेकिन फिर सोचती है कहीं ये मेरी कंप्लेन ही ना कर दे, इसलिए फिर ये कहकर वहाँ से जाने लगी कि मैं यहाँ की न्यू एम्प्लॉय हूँ, अगर मैंने तुम्हें जाने अनजाने में अफेक्ट कर दिया हो तो मुझे इसके लिए माफ कर देना। एंड देन अंदर जाने के बाद वो कोशिश कर रही होती है कि अपने रिकॉर्डिंग पैन को कहीं न कहीं सेटल कर दे, लेकिन जो ये हेवन था उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, और वो कहता है कि क्यों ना हम कल दोनों डिनर पर चलें, इसी बहाने मैं तुमसे माफी भी मांग लूंगा। जिसपे तो रुई ने उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई गुस्सा नहीं है, और न ही मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए जा सकती हूँ। और उसके ऐसे कहकर जाने पर वहाँ पर बैठे सभी लोग हेवन पर हंसने लगे कि पहली बार किसी लड़की ने तुम्हें इग्नोर कर दिया। एंड द नेक्स्ट सीन में हमें रुई को दिखाते हैं जो कि वहाँ से वापस आ गई थी और बहुत ही ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी, और तोरुस से कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, और लगता है कि हाउचिन का बदला तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और फिर रुई के पास आकर पूछने लगा कि तुम्हें वहाँ पर कौन कौन सा क्लब का मेंबर नजर आया। इस पे रुई ने उसे एक दो के नाम तो बता दिए, और फिर कहने लगे कि मगर मुझे सिर्फ नाम से ही कैसे याद रह सकते हैं कि जब तक मैंने उनके चेहरे ही ना देखे हो। और फिर हाउचिन तो उसकी कोई भी बात सुनने बिना ही उसे यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए रोक देता है, और ये बात सुनकर रुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बेचारी रुई भला वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने लगती है। और फिर उसके जाने के बाद सोचने लग जाती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर तुम्हारा गला ही दबा देती। और फिर तभी उसकी नजर पड़ती है हाउचिन के ऑफिस पर, यानी कि यहाँ पर जब कोई भी नहीं है तो इसका मतलब मैं आसानी से कोई भी सबूत निकाल सकती हूँ। और जिसके बाद वो उसके ऑफिस में जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रही थी कि मैं आज हाउचिन के खिलाफ जरूर कोई न कोई सबूत ढूंढ लूंगी और खुद से किया हुआ वादा भी पूरा कर लूंगी। फिर बेफिक्र होकर इस प्रोसेस में लग जाती है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि कोई पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा है, और जो कि कोई और नहीं बल्कि हाउचिन ही था। इससे पहले कि रुई यहाँ से भाग पाती, वो फौरन से उसका हाथ पकड़कर उसको टेबल पर ही लेटा देता है, और रुई तो उसे चिल्लाकर यहाँ से खुद को जाने के लिए कह रही थी, और उसकी आवाजें सुनकर तो यहाँ पर जू भी आ जाता है और लाइट ऑन कर वो भी इन दोनों को इस कंडीशन में देख लेता है, लेकिन फिर तुरंत ही उन्हें सॉरी करके लाइट बंद करके वहाँ से चला जाता है। और वही रुई ये सोच रही थी कि ये कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है और हमें जू ने भी इस हालत में देख लिया है। और फिर हाउचिन ने उससे पूछा कि तुमने ये जो कुछ भी किया है क्या इसके बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। और फिर रुई काफी सोचने के बाद उससे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ बस उसके बारे में थोड़ा और जानना चाह रही थी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे रंगे हाथों पकड़ लोगे और मेरा फर्स्ट कन्फेशन भी इस पोजीशन में होगा। और वैसे तो ये बात अच्छे से हाउचिन भी जानता था कि ये अपनी जान छुड़ाने के लिए सिर्फ एक बहाना कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है ताकि वो उसको जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। और फिर किस करने के बाद वो कहता है कि फिलहाल तो मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है सिवाय इस किस के। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब रुई ऑफिस आती है तो सभी एम्प्लॉय उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और रुई को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब ऐसे क्या कर रहे हैं और हो क्या रहा है, और ना तो उसका टेबल पड़ा था और ना ही उसका बाकी सामान। और फिर तभी जू उसके पास आता है कि तुम परेशान ना हो और मैं तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस दिखा देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुई का टेबल हाउचिन के ऑफिस में ही लगवा दिया गया था, जिसपे बेचारी रुई तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रही थी, लेकिन हाउचिन तो मजे से कहता है कि अब तुम यहाँ पर बैठकर सारा दिन मुझे देख सकती हो।
जिसपे तो रुई बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है कि इस तरह तो बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें लाइक करते होंगे, तो क्या तुम सभी का टेबल अपनी ऑफिस में लगवा लोगे। और ये बात हाउचिन ने सुन लिया था। वो उसके पास आते हुए बोलता है कि लेकिन उन सब में से कन्फेस करने की हिम्मत सिर्फ तुमने ही की थी। और साथ ही उसका फोन लेकर बाकी सभी लड़कों के नंबर भी डिलीट कर देता है। और रुई को तो इसकी इस हरकत पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हाउचिन तो उसको और सताने के लिए उसे कॉफी लाने के लिए भेज देता है। और फिर रुई जैसी ही बाहर आती है तो उसे जू मिलता है जो कि उसको अभी इस पोजीशन के लिए कांग्रेचुलेशंस कहने ही वाला था। लेकिन तभी रुई बोल देती है कि कल रात तुम मुझे बचा नहीं सकते थे क्या, जो कि अब मुझे इस मॉन्स्टर के साथ रहना पड़ेगा। इस पे जू ने बोला कि भला मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मैं तो हाउचिन का असिस्टेंट हूँ, मुझे तो उनकी हर बात माननी होगी। और फिर गलती भी तो तुम्हारी ही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे छुपके छुपाते उनके रूम में जाने की। हाँ, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक जरूर हुई कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि बॉस का रूम का लॉक उनके वॉच के साथ कनेक्टेड है। ये सुनने के बाद तो रुई उस पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और वो कहती है कि तुमने जरूर मेरे अगेंस्ट हाउचिन से हाथ मिला लिया होगा, इसलिए खबरदार कि तुमने 24 घंटे के लिए मुझसे बात भी की तो। और फिर तभी उसे याद आता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो उसी रूम में जाकर अपना रिकॉर्डिंग पेन ढूंढने लगती है, लेकिन उसने जहाँ पर उसे सेट किया था वो वहाँ पर उसे नहीं मिलता। और फिर उसे ढूंढते ढूंढते वो क्लब के बाहर आ जाती है जहाँ पर हाउचिन खड़ा हुआ था। और वो उसे दोबारा से बहस तो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो छुपके छुपाते वापस जाने लगती है। लेकिन हाउचिन ने तो उसे देख लिया था, इसलिए उसे रोक देता है और फिर उसको वहाँ पे बुला लेता है। और अचानक से उसके हाथ में रिकॉर्डिंग पेन देखकर तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर गार्ड्स को भी अपनी तरफ आते हुए देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन लकीली वो लोग यहाँ पर किसी और काम से आए थे। और फिर हाउचिन भी उसका रिकॉर्डिंग पेन उससे वापस करते हुए बोला कि अपनी चीजों का ख्याल रखा करो, अगर दोबारा तुमसे ये चीज गुम हुई तो वापस नहीं किया जाएगा। और फिर रुई ने जब पूछा कि आपने मेरी डायरी को सुना तो नहीं है, जिस पे हाउचिन ने बोला कि हमारे क्लब में प्राइवेसी को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाता है, तो फिर मैं तुम्हारी डायरी को सुनकर इस प्राइवेसी की वैल्यू को कैसे तोड़ सकता हूँ। और ये कहने के बाद हाउचिन यहाँ से चला जाता है। उसकी ये बातें तो रुई को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है कि कम से कम वो अपनी बातों का तो पक्का है। और फिर तभी वो कल रात की हुई किसके बारे में सोचती है और उसे भी पहली बार हाउचिन के लिए फील होने लगा था। और फिर इस कैबिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रुई ने जू का लिखा हुआ लेटर पढ़ा, जिस पे लिखा हुआ था कि अब से तुम्हें मुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। और उसकी ये बात पढ़ने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फौरन ही हाउचिन से पूछने लग जाती है इसका क्या मतलब है और जू कहाँ पर है, क्या तुमने उसे निकाल दिया है। और फिर जैसे ही हाउचिन ने कहा कि वो चला गया है, जिस पे तो रुई इस पे और भी ज्यादा भड़क जाती है कि तुम भला इस तरह कैसे कर सकते हो, तो कितना कैपेबल और ऑनेस्ट इंसान है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो तो हमेशा ही तुम्हारा ही साइड लेता रहता था, अगर तुमने उसे फायर कर दिया है तो फिर मैं भी ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। और जैसे ये बात हाउचिन सुनता है तो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें तो जू की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी है, और वैसे मैंने उसे निकाला नहीं है, वो तो हॉलीडेज पर गया है। तो ये सुनकर तो रुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछने लग जाती है कि अच्छा चलो ये बताओ कि हमारे जो रूम नंबर 2 में मीटिंग होने वाली है उनका नाम क्या है। जिस पर जैसे ही हाउचिन ने बताया कि उनका नाम मिस्टर रोन है तो ये सुनकर तो वो दिल ही दिल में खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसे कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर मिल जाएगा। एंड देन मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एवन भी मौजूद था अपने फादर रोन के साथ, और वो रुई को देखकर ग्रीटिंग करता है। और फिर हाउचिन ने भी रुई को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, ये कहकर कि ये मेरी असिस्टेंट है। और फिर रुई को भी उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये देखकर तो रुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मेरी मेहनत रंग ली आई है और जिनके बारे में मैं जानना चाहती थी वो सभी मेरे सामने ही खड़े हैं। और हाउचिन तो बहुत ही अच्छे से जानता था कि इस वक्त ये क्या सोच रही है, और इससे पता चलता है कि ये सब कुछ ये जानबूझकर ही कर रहा है। और फिर हाउचिन नोटिस करता है कि रुई दोबारा से वो रिकॉर्डिंग पेन वहाँ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो छुपाने से पहले ही उसे टोक देता है, ये बोलकर कि तुम हमारे लिए जाओ 2 बोतल वाइन की लेकर आओ। और बेचारी रुई तो रिकॉर्डिंग पेन छुपाए बिना वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी और हाउचिन की बात भी तो नहीं टाल सकती थी, इसलिए फिर बहाना करके एवन के ऊपर गिर जाती है ताकि उसके पॉकेट में रिकॉर्डिंग पेन को छुपा सके। और फिर फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और हाउचिन को तो उसकी चालाकियाँ बहुत ही अच्छे से समझ आ रही थी। और फिर रुई तो बहुत ही मजे से बाहर आ जाती है कि अब फाइनली वो इन सभी की बातें सुन सकेगी और कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि वो सभी भी रुई के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। और एवन भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं इससे मिलता हूँ तो मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। जिसपे फिर हाउचिन ने कहा कि क्या तुम्हें याद है वो ट्रुथ मैगजीन की जर्नलिस्ट,
वो कोई और लड़की नहीं बल्कि यही है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हाउचिन की ये सभी बातें सुनकर तो रुई बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है कि हाउचिन हमेशा से ही उसके बारे में जानता था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे मैं खुद को ही बेवकूफ बना रही थी। और फिर मिस्टर ली के पूछने पर हाउचिन ने बोला कि अगर ये बाहर होती तो यकीनन ये गलत खबरें ही फैलाती और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने क्लोज ही रखा। लेकिन खैर जो भी हो, रुई को तो ये बात अच्छी नहीं लगती। एंड देन हमें एवन को दिखाते हैं जो कि रूम से बाहर आता है और फिर वो जैसे ही रुई को उदास बैठा देखता है तो यहाँ पर आकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पे रुई ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम अपने काम से बस काम रखो। और फिर एवन उसे दोबारा से डिनर के लिए पूछने लग जाता है, जिस पे तो वो उस पे चिल्लाने ही लगती है कि तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो तो फिर मेरी जैसी लड़की के साथ डिनर पे जाने की क्या जरूरत है। साथ ही उसके पॉकेट से रिकॉर्डिंग पेन निकाल लेती है, जिस पे एवन बोलता है क्या तुम मेरा यूज कर रही थी। जिस पे रुई ने कहा कि हाँ कर रही थी, तुम क्या कर सकते हो। जिस पे वो कहने लगा कि हाउचिन ने जो कुछ भी किया इसके पीछे मैं जानता हूँ जरूर कुछ न कुछ वजह होगी, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और जब इतना सब कुछ हो चुका है तो भला रुई उस पर यकीन क्यों करने लगी और फिर फौरन जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब इसका यहाँ पर रहना कोई भी मतलब नहीं रहा। और फिर हाउचिन ने उसके यहाँ से जाने की वजह पूछी, जिसपे उसने बोला कि मैं तो जॉब छोड़कर जा रही हूँ। जिसपे हाउचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती ही उसको रोकने लगता है और फिर बाहर लाते हुए उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो मर्जी सवाल पूछ सकती हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। और रुई ने सबसे पहला सवाल यही किया कि तुम क्या हमेशा से जानते थे कि मैं वही जर्नलिस्ट हूँ, और अगर हाँ तो तुमने मुझे अपने करीब क्यों रखा। जिसपे उसने बोला कि हाँ मैं हमेशा से ही जानता था, पर मैंने तुम्हें अपने करीब इसलिए रखा था कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है सच्चाई का पता लगाना, जबकि तुम एक सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर हो। जिसपे रुई ने बोला मैं तो यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी जो कि तुमने मुझे यहाँ पर करने ही नहीं दी। जिसपे हाउचिन ने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ से पूरी आजादी देता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की। और फिर उसके करीब जाते हुए बोलता है कि तुम इस रिकॉर्डिंग पेन जैसी ट्रिक को करना छोड़ दो और अपनी अकल का इस्तेमाल करो। और इसका मतलब ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग पेन के बारे में भी जानता था और जानबूझकर ही उसे सच्चाई बतानी चाहिए। और अब जब उसे खुली छूट मिल गई है तो वो एवन को कॉल करके उसके साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एवन उसके सारे सवालों के जवाब दे देगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर रुई से बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो भी सवाल पूछूंगी उसका सीधा सीधा जवाब दे देना। और क्या 1 साल पहले लैंडिंग और रूफा कंपनी के बीच कुछ इनलीगल ट्रेडिंग हुई थी, जिसके जवाब में तो हेवन ने नामे सिर हिलाया, लेकिन उसका ये जवाब रुई के लिए तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। और फिर हेवन ने कहा कि मैं तो जो मर्जी कह दूं तुम तो मेरा यकीन वैसे भी नहीं करोगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कुछ ही महीनों में ये सच्चाई जरूर तुम्हारे सामने आ जाएगी। और इन दोनों की बातें भी चल ही रही थी तभी यहाँ पर हाउचिन भी आ जाता है, जिसे देखकर तो ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और फिर हाउचिन रुई से कहता है कि तुम तो मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरे से परमिशन लेकर यहाँ पर आओ, पर तुमने तो उल्टा अपना सेल फोन ही बंद कर दिया जिससे कि मैं तुम्हें कॉल भी न कर सकूं। और ये बोलते बोलते तो वो कुछ रोमांटिक सा ही हो रहा था, जिसपे हेवन पूछता है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जिसपे रुई ने तो फौरन से ही ना कर दिया, लेकिन हाउचिन ने हाँ कह दिया और फिर बोलता है कि पर तुम इस बात को सीक्रेट रखना। और फिर रुई को अपने साथ ले जाने लगता है, ये बोलकर कि मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर वहाँ से बाहर आने के बाद रुई उससे कहती है कि खबरदार तुमने मुझे अपना गर्लफ्रेंड कहा तो, जिसपे हाउचिन ने कहा कि तुमने ही तो कहा था लिन से कि मैं तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड हूँ, तो क्या तुम ये बात भूल गई हो। जिसपे तो रुई को उस पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि मिस्टर हाउचिन को हमेशा मजाक सूझता रहता है। और फिर वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी थी और खुद ही आकर बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जिसपे हाउचिन ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन जरूर दी थी, लेकिन फिलहाल तो तुम गलत ट्रैक पर जा रही हो और यहाँ से तुम्हें सच्चाई का पता कभी नहीं लग सकता। और हाँ मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मुझे बिना बताए किसी दूसरे लड़के के साथ डिनर करती रहो। जिसपे रुई ने बोला कि तुम भला होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं किसके साथ डिनर करूँ और किसके साथ नहीं। जिसपे तो हाउचिन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है, फिर कहने लगता है कि अगर मैंने कहा है नहीं तो इसका मतलब नहीं। और यहाँ पर बेचारी रूही भी उसे क्या ही कह पाती, वो तो जबरदस्ती उसका बॉयफ्रेंड बनने पे तुल गया है।
एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूही अकेले ही बैठकर हाउचुन पर गुस्सा कर रही थी कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है और कितना बड़ा लायर है और मुझे उसकी किसी भी बात का कोई भी यकीन नहीं है। कि तभी वहाँ पर जू आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि अब हमारे बॉस ने क्या कर दिया है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है। और वो भी उसे देखकर खुश हो जाती है कि शुक्र है कि तुम वापस आ गए हो, वरना तो तुम्हारा ये बॉस मुझे पागल ही कर देता। खैर तुम एक बात बताओ, तुम तो हाउचुन के असिस्टेंट हो ना, तो क्या तुम भी मेरी सच्चाई शुरू से ही जानते थे? जिस पे उसने भी बता दिया कि हाँ मैं भी सच्चाई शुरू से ही जानता था। तो उस पे तो रूही और भी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुमने तो हमेशा मेरे अगेंस्ट ही काम किया है और अब तो मैं तुम्हारी भी किसी भी बात का यकीन नहीं करूंगी। और उससे नाराज होता हुआ देखकर जू से मनाने लगा और कहने लगा कि ये कह करके देखो मैं मिस्टर हाउचुन के लिए काम करता हूँ, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसकी बात ना मानता। वैसे बात तो उसकी ठीक थी, जिस पे रूही ने बोला कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें पहले मिस लिन के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी होगी। ये बात तो जू के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसने उसके लिए ये बात भी पूरी कर दी। रूही पहले तो मिस लिन को ये बताती है कि मैं हाउचुन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस उसके लिए काम करती हूँ और ये सब कुछ भी मैंने उसी के कहने पर किया था। वैसे तो मिस लिन को उसकी बातों पर कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं था। और फिर जब वो एवन के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है तो उस पे मिस लिन को लगता है शायद अभी एवन को पसंद करती है। और खैर ये तो अच्छी ही बात है कि ये मेरे और हाउचुन के बीच में से निकल जाएगी, तो हम दोनों का रिलेशनशिप तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी बहाने वो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन रूही फिर भी कुछ ज्यादा नहीं जान पाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो कि हाउचुन को बता रहा था कि आज रूही मिस लिन से मिली थी और अगर वो इसी तरह से रॉन्ग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करती रही तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कभी भी सच्चाई तक पहुंच पाएगी। जिस पे हाउचुन ने भी कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस तरह से तो वो मेरे लिए और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ा देगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। और इसकी रूही आगे की प्लानिंग अभी बना ही रही थी कि तभी वहाँ पर हाउचुन आकर उसके हाथ से वो पेपर लेकर फाड़ देता है और उसके बाद वो खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। और उसकी इस हरकत पे तो उसे गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, फिर भी उसको फॉलो करने लगती है। और फिर उसे एक क्लब के रूम में ले जाते हुए बताता है कि अगर मैं ही तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो तुम हमेशा गलत डायरेक्शन में ही रहोगी, और अगर मैं ही तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा तो तुम मेरे लिए इस तरह और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी करती रहोगी। इसलिए मैंने लैंड टेक्नोलॉजी के CEO मिस्टर ली को यहाँ पर बुला लिया है और तुम उनसे मिलकर जो मर्जी सवाल पूछ सकती हो। जिस पे रूही भी उसकी इस बात पर राजी हो जाती है और फिर जैसे ही अंदर जाती है तो यहाँ हम हाउचुन को देखकर समझ सकते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर रूही ने मिस्टर ली को बताया कि आपकी इलीगल ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे रिपोर्टर्स की जॉब चली गई और एज ए जर्नलिस्ट ये मेरी जॉब है कि मैं सबको सच्चाई बताऊं। जिस पे मिस्टर ली ने बताया कि हाँ ये बात सच है कि हम सीक्रेटली एक ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमसे किसी ने झूठ बोला है कि इस ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। और उसको झूठ किसने बोला ये बात तो रूही को भी हैरान कर देती है। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें 1 घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर रूही अकेले बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और फिर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जहाँ पर मिस्टर ली उसे ट्रेडिंग की कहानी बता रहे थे और वो बताते हैं कि मैंने और हाउचुन ने रूफा शेयर्स के साथ सीक्रेट ट्रेडिंग के बारे में सोचा था, लेकिन वो इलीगल ट्रेडिंग किसी भी तरह से नहीं थी, पर रूफा शेयर्स का मेंबर इस रूल्स के अगेंस्ट चला गया और इसलिए हमने उसके साथ ये डील कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से उसने सभी मैगजीन को एक जाली लेटर भेजना चाहा जिसमें वो ये बता रहा था कि हमारे बीच में इलीगल ट्रेडिंग हुई और वक्त रहते हुए हाउचुन ने से पकड़ लिया था और ये लेटर किसी तक भी नहीं पहुंच पाया था सिवाय उस एक मैगजीन के। और उसकी इस बात से तो उसको अंदाजा हो गया कि मैगजीन को शट डाउन करने वाला कोई और नहीं बल्कि हाउचुन था, जबकि हाउचुन के लिए तो अब वो फील करने लगी थी, इसलिए ये बात उसको अब बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है। और थोड़ी ही देर में हाउचुन भी आ जाता है जो कि इसके पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा होता है और फिर रूही की नजर जैसी ही उस पर पड़ती है तो फिर वो अपना गुस्सा उतारने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरी सच्चाई शुरू से ही जानते थे, तो फिर अभी तक तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया और तुम्हारी वजह से हम सारे कितने सारे लोगों ने जॉब्स खो दी, मगर तुम जैसे अमीर लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक मजाक की बात है और मैं नफरत करती हूँ तुम जैसे इंसान से जो कि दूसरों को बुली करना जानता हो सिर्फ।
हाउचुन पहले तो खामोशी से खड़ा होकर उसकी बातें सुनता रहा और फिर उसे काम डाउन होने के लिए कहता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, जबकि तो रुई चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर तभी हाउचुन ने उसको पकड़कर फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी बात सुन सके। और फिर इस पे तो रुई ने और भी बड़ा रिएक्शन दिया, यानी कि खुद को छुड़ाते हुए उसको थप्पड़ ही मार देती है। हाँ, लेकिन इसके बाद तो उसकी बोलती ही बंद हो गई, जिसके बाद हाउचुन उसके पास जाकर उसे काम डाउन करने के लिए उसको हक कर देता है और फिर कहता है कि भले ही तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, लेकिन फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अभी तक तुम्हें पूरी सच्चाई पता नहीं चली है। एंड द नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली हाउचुन को कॉल करके बताते हैं कि मैंने तो तुम्हारा नाम लिया भी नहीं था, लेकिन वो तो खुद से ही जान गई कि यकीनन वो तुम ही होंगे जिसने मैगजीन को शट डाउन किया था। और वैसे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें कभी किसी लड़की से प्यार हो जाएगा। जिस पे हाउचुन कहता है कि मैंने भी सोचा नहीं था, अगर मैं रुई से नहीं मिलता तो शायद कभी किसी से प्यार नहीं होता। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें एवन को दिखाते हैं, जो कि रुई का हाथ पकड़कर क्लब से बाहर लेकर आते हुए बताता है कि मुझे पता है कि तुम लिन के थ्रू मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और चाहे मुझे मिस्टर हाउचुन ने कहा भी था कि मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, मगर मैं फिर भी अपने आप को क्लियर करना चाहूँगा। इसलिए चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जानते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एवन जिससे उसको मिलाने के लिए लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि उसी की मैगजीन का CEO यानी कि उसका बॉस था। और रुई तो उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बताती है कि बॉस, मैंने उस लेटर के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता चला कि वो फेक था। जिस पर वो बोलते हैं कि ये बात तो मैं पहले से ही जानता था। और ये सुनकर तो रुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद बॉस ने पूरी कहानी बताई और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर इनका मैगजीन बैंकक्रप्ट होने वाला था। तभी बॉस को रूफा शिव से कॉल आई, जिसने बताया कि अगर आप इस लेटर को पब्लिक कर दोगे तो इसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और फिर बॉस ने बस यही गलती कर दी, यानी कि उनकी बातों में आकर इस लेटर को पोस्ट कर दिया और उसके तो उनको पैसे भी नहीं मिलते। जिस पे रुई बोलती है कि यानी कि हाउचुन का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पे उसने कहा कि भला मैं ये बात किस मुंह से बताता तुम्हें कि ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है, और हाउचुन ने तो उल्टा मेरी मदद की थी और हाँ, उसी ने तो मैं सच्चाई बताने से मना भी किया था। एंड देन फ्लैशबैक के सीन से दिखाया जाता है कि जहाँ पर बॉस हाउचुन से कह रहे थे कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिस पे हाउचुन बोलने लगा कि कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे मैगजीन को शट डाउन होने से नहीं बचा सका। और साथ ही बताते हैं कि मुझ जैसे नाचीज के बारे में आपने अपने आर्टिकल में लिखा और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर तभी हाउचुन की नजर रुई की पिक्चर पर पड़ती है और फिर वो पूछने लग जाता है कि ये तो वही जर्नलिस्ट है ना जिसने वो आर्टिकल लिखा था। जिसपे बॉस ने बताया कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहचाने हो, ये वही जर्नलिस्ट है। और सच बताऊं तो कहीं न कहीं मुझे इसमें आपका अक्ष नजर आता है, जिसके लिए उसका हार्ड वर्क और सच्चाई सबसे ज्यादा मैटर करती है, और फिर चाहे उसके लिए उसको अपनी जान भी खतरे में क्यों न डालना पड़े। और इसीलिए ही बॉस को मना कर दिया था हाउचुन ने सच्चाई बताने से, क्योंकि वो जानता था कि वो जब तक खुद ही सच्चाई का पता न लगा ले उसे सुकून नहीं आने वाला। देन सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर उनकी बातें सुनकर रुई तो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है कि उसने हाउचुन को कितना ज्यादा गलत समझ लिया था। और उसके बाद बिना बताए इन्हें वो भागते भागते क्लब में आ जाती है ताकि वो हाउचुन से मिलकर फिर माफी मांग सके। लेकिन हाउचुन तो क्लब से चला गया था और वो सोचने लगती है कि शायद अब हाउचुन मुझे नहीं देखना चाहता, इसलिए वहाँ से चला गया है। और फिर इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि एक तो मैंने इतनी बड़ी गलती की और हो सकता है कि वो अब मुझे कभी भी माफ न करे। देन नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर रुई ये जॉब छोड़कर जा रही थी और साथ ही जू एवन से दोनों से पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है कि हाउचुन मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस पर जू ने बोला कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि पहले भी तो वो तुम्हारी हर एक मिस्टेक पर सिर्फ स्माइल किया करता था। एवन भी कहता है कि मैं मिस्टर हाउचुन को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं पालते। एंड देन रुई भी उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है कि मैं यहाँ पर जो काम करने के लिए आई थी फाइनली वो काम कंप्लीट हो गया है और मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त भी मिले। और जाते जाते जू ने उसे वो आर्टिकल भी दिया जो कि रुई ने ही लिखा था और बताता है कि मुझे बॉस ने ये तुम्हें देने के लिए कहा है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुई उस आर्टिकल को पढ़ रही थी और इसके साथ ही वो हाउचुन के साथ गुजारे हुए हर एक लम्हे के बारे में भी सोच रही थी।
कि किस तरह से हाओचुन उसका पहला क्रश बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाओचुन ही वही पर्सन निकला जिसे उसे इन्वेस्टिगेट करना था और किस तरह से वो स्ट्रिक्ट बॉस बनकर उसको बुली करने की कोशिश करता था। और हाँ, मगर उसने उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन्हीं सभी बातों को सोचते सोचते रुई की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो हाओचुन को चाहने लगी थी और ये बात तो वो उसको बता भी नहीं पाई थी। फिर फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी भी उसके सामने नहीं जाऊंगी, शायद इसलिए कि वो अपने किए हुए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। एंड द नेक्स्ट सीन हमें पूरे 1 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहां हाओचुन के हाथ में एक इंटरव्यू कार्ड था, जिससे हमें पता चला कि रुई आज उसका इंटरव्यू ले रही है और उसका मैगजीन भी दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। बेचारी रुई को तो ये भी नहीं पता था कि वो हाओचुन का इंटरव्यू लेने के लिए आ रही है, इसलिए उसे देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस भी हो रही थी। इसके बावजूद भी वो कहती है कि मिस्टर हाओचुन, आज के इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल उसने ये किया कि बिजनेस के फेमस लीडर में आपका भी नाम आता है, और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अभी तक भी क्या आप सिंगल हो? जिस पे हाओचुन ने उसे नहीं का जवाब दिया। शायद उसका जवाब रुई को भी अच्छा नहीं लगा। हाओचुन भी रुई की फीलिंग समझ पा रहा था। अगला सवाल वो पूछती है कि वो लड़की कौन है और आप शादी कब करने वाले हो, और क्या ये शादी बिजनेस मैरिज होगी या फिर लव मैरिज? मगर इससे पहले हाओचुन उसको बता पाता, रुई बीच में उसे रोक देती है, ये कहकर कि मैं अचानक से बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रही हूँ, इसलिए मेरे एक कलीग आकर इस इंटरव्यू को कंटिन्यू रखेगी और इंटरप्शंस के लिए आई एम सॉरी। ये कहकर रुई यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हाओचुन ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और फिर कहने लगा कि तुम आज भी नहीं बदली, पूरी बात सुने बिना ही तुम अपनी कंक्लूजन निकाल लेती हो। जिस पे रुई ने बोला कि अपनी जवाबों को संभाल कर रखो मेरे कलीग को देने के लिए, और मुझे माफ कर दो कि इस जवाब को सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। और इसके साथ ही हाओचुन ने उसे फोर्सफुली किस करने लगा, ये बताने के लिए कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और फिर रुई अपने आप को छुड़ाते हुए बोलती है कि मुझे तो लगा था आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी। जिस पे हाओचुन ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड। और फिर ठीक पहले की तरह ही कोई दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो हाओचुन से टकरा कर उसे हक कर देती है, ठीक पहले की तरह। और इस बात पर तो दोनों को ही हंसी आने लगी। और फाइनली यहाँ पर इन दोनों का मिलन हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।